नमस्कार श्रोताओं। अभी सुनिए शिवानी द्वारा लिखित कहानी अपराजिता। आरती ने अपना चेहरा दर्पण में देखा और फिर सिहर कर दोनों हाथों से अपना मुंह ढांप लिया। दर्पण में अपने सांवले साधारण चेहरे के साथ उसे उसी प्रतिबिंब की प्रेत छाया फिर त्रस्त कर गई थी, जिसने उसे कई रातों से सोने नहीं दिया था। ये अदृश्य प्रतिबिंब उसे बार बार अंगूठा दिखाकर कह रहा था, क्या खाकर मेरी बराबरी करोगी आरती सक्सेना? प्रतिभा का तो मनुष्य अपनी परिश्रम से भी संवार सकता है, किंतु कितना ही परिश्रम क्यों ना कर ले, विधाता के दिए कुत्सित चेहरे को वह क्या संवार सकता है? देख लिया ना मेरा चेहरा, मेरे यौवन, मेरे सौंदर्य के सम्मुख अब क्या तुम्हारी अप्सरी टिक सकती है? आरती की सूजी आंखों की पलकें अभी भी अश्रुसिक्त थी। क्या कहेगी वह अपने मित्रों से? फिर मित्र भी क्या उसके साधारण स्तर के थे? वे कुछ भी ना कहे तब भी उसके उदास चेहरे की एक एक रेखा को वे खुली पुस्तक सा ही बांच लेने में समर्थ थे। आरती की असाधारण प्रतिभा के स्तर के मित्र जुटना भी सहज नहीं था। अपनी गहन अध्ययन, अनुपम शौर्य एवं असाधारण योग्यता के कारण आज वह सचिवालय की उस ऊंची कुर्सी पर आसीन थी। इसी से उन्नत नासिका या कर्णचुंबी आयत नयनों के अभाव में भी उसका साधारण चेहरा एक अनोखी ही आभा से बुद्धिलिप्त रहता। वैसे देखा जाता तो वे देखने में साधारण ही नहीं, साधारण के स्तर से भी बहुत नीचे ही उतरती थी। संकुचित ललाट, जुड़ी घनी भौहें और तीखे तेवर उसे और भी उग्र बनाकर देखने वाले को सहमा देते। उसका एकमात्र दर्शनीय अवयव उसकी शरबती आंखें थी, जो परिवेश के साथ कदम मिलाती बिजली की गति से अपना रूप बदलती रहती थी। जहां परिणयी पति को देखते ही उन मद भरी आंखों में रस का सागर छलकने लगता, वहीं पर कलुआ जैसी कुख्यात तस्कर को कभी उन्हीं तरल आंखों के सहसा ज्वालामुखी बन उठे अग्निगर्भा तेज ने पक्षाघात का सा झटका दे दिया था। जब आरती ने उस छोटे से पिछड़े इलाके में अपने आबकारी विभाग की कलेक्टरी का पदभार पहली बार संभाला था, वह रूखी मर्दानी अफसर जितनी ही क्रमठ योग्य थी, उतनी ही ईमानदार और प्रतिभा संपन्न थी। एक तस्कर ने तो उसे पकड़े जाने पर 50,000 के उत्कोच का प्रलोभन भी दिखाया था, किंतु शायद वह रुपए के लिए निरीह संपन्न महाजनों के प्राण हरने वाला हृदयहीन डकैत नहीं जानता था कि रुपए के मोह ने आरती सक्सेना को कभी उसकी कर्तव्य निष्ठा से नहीं डिगाया। चाहती तो वह उसी क्षण पल पल दुगनी घोषित की जा रही उत्कोच राशि को ग्रहण कर जीवन भर अपने रूपवान कृषकाय सहचर के साथ चैन की बंसी बजा सकती थी। फिर तो आधी रात को किसी की सुदूर स्थित ग्रामों में तस्करों के अड्डे का संधान पाते ही वह गुर्राती भूखी नरभक्षिणी की सी शिकार की खोज में निकलने लगी। एक तो उसका जिला नेपाल की सरहद से सटा था, उस पर सीमांत का गहन अरण्य उनका प्रिय अड्डा था। 4 ही महीने में उसने 3 छापे मारकर लाखों की आशीष अफीम बरामद कर ली थी। एक दिन वे ऐसे ही थकानप्रद दौरे से जीप धड़धड़ाती अपने बंगले में पहुंची ही थी कि तहसील का एक धूर्त नापित उसे सूचना दे गया था, कलुआ हमारे ही गांव में ठाकुरों की बारात में आया है सरकार, पूरे 60-70 हजार का माल लिए है। कलुआ के आतंक ने उन दिनों समीपस्थ प्रत्येक ग्राम को थर्रा कर रख दिया था। वह एक कुख्यात तस्कर ही नहीं, एक नरशंस डकैत भी था। दिन दहाड़े समृद्ध ग्रामीणों के यहाँ अपनी बहुमूल्य पोटलियां छिपा वह प्रतिवेशी ग्रामों की समृद्धि को किसी गर्त में छिपाए हड्डी के टुकड़े की भांति सूंघता, चोर कुत्ते सा ही पहुंच जाता और बल्लम भाले देशी बारूद के धमाके से पूरे ग्राम को आतंकित कर संपन्न श्रीमंत को भी पथ का भिखारी बना जाता। कहा जाता था कि उसके अचूक निशाने की कीर्ति से ही सहम कर कोई भी पुलिस की टुकड़ी उससे आज तक मोर्चा नहीं ले पाई थी। उसी अचूक निशाने के स्वामी को अपने अचूक निशाने से पराजित कर दुस्साहसी आरती सक्सेना ने अपने पूरे जिले को अपनी खाकी ट्यूनिक की जेब में डाल लिया था। वह जब भी छापा मारने निकलती हमेशा मर्दानी वर्दी का ही परिधान धारण किए रहती। साड़ी की सहगजी जंजाल में अपनी प्रशासकीय योग्यता को उलझाना उसे पसंद नहीं था। इसलिए उसने अपने ऐसे शत्रु संधानी दौरों के लिए एक साथ
कई खाकी वर्दियां सिला ली थी। पौरुष को वह अपने अर्जित पौरुष से ही आज तक पराजित करती चली आई थी। वह इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखती थी कि किसी नन्ही सी तुरपन से भी नारी की ललित ललाम छटा न छिटक पाए। दूर से देखने पर तो किसी भी अपरिचित को उसे देख किसी रौबदार गठीले पुरुष का भी भ्रम हो सकता था। एक बार तो उसके एक मित्र की नन्ही पुत्री ने कह दिया, हाय बुआ, आप अगर वो 8 आने वाली नकली मूछें लगा लें तो और भी अच्छी लगेंगी। कलवा के अड्डे पर छापा मारने भी वह अपनी उसी मर्दानी वर्दी में निकल पड़ी थी। फिर जिस छलबल से वह साक्षात चामुंडा का रूप धारण कर उस चिक्षुर से मोर्चा लेने अपने गणों सहित उस ग्राम में पहुंची और छिपकर पेड़ के पत्तों से एकाकर हो गई, वह घटना पूरे शहर में एक दंत कथा बन गई थी। विदेशी ठर्रे और बनेले सुअर के तामसी अपच ने उन्मत्त कलवा बारातियों का मनोरंजन उसी की गुण गाथा से कर रहा था। अजी यहाँ कैसे कैसे अफसरों को थूक चटा दिया। ये 3 कोड़ी की मेहरारू क्या खाकर कलवा से जूझेगी। सुई उछाल कर भी अपने निशाने से उड़ा सकता है कलवा। किसकी छाती में है इतने बाल जो इस छाती को बंदूक के धमाके से दागे। वह बड़े गर्व से अपनी लोमश छाती का प्रदर्शन कर ही रहा था कि पत्तों के गहन अंतराल से सन्नाटी गोली उसकी कनपटी का स्पर्श करती एक पल को उसकी बोलती बंद कर गई। फिर तो कलवा का विभत्स चेहरा और भी विभत्स हो उठा था। देखते ही देखते विवाह का मंडप खाली हो गया। कच्ची मिट्टी के बने घरों के द्वार पटापट बंद हो गए, पर उस भगदड़ के बीच भी कलवा अपनी वन केसरी किसी गर्जना से दिशाएं गुंजाने लगा था। मर्द है तो सामने आकर लड़, जनकों की तरह छिपकर गोली क्यों चलाता है। वह अब बंदूक ताने दांत पीसता शत्रु के शरसंधान की दिशा को ढूंढने लगा था। मर्द न होकर भी वह जवां मर्द के ही साहस से पेड़ से कूद गई थी। आमने सामने की टक्कर में पहली बार उस अचूक निशानेबाज का निशाना आरती के कंधों को छूता व्यर्थ निकल गया था। उसका एक कारण और भी था। जिसने सर्वदा पुरुष प्रतिद्वंदी की ही आग उगलती आंखें देखी थी, वह एक क्षण को उस अंधकार में किसी वन्य पशु की सी जलती उन आंखों के अस्वाभाविक तेज से सहसा चौकन्ना हो गया था। फिर उत्तेजना, क्रोध और पेड़ से लगाई गई ऊंची छलांग ने आरती का ढीला बंधा जूड़ा खोलकर कंधों पर बिखेर दिया था। खुले केश, थमथमाया चेहरा और आरक्त चक्षुओं की उस ज्वलंत दृष्टि ने कलवा का संतुलन छीन लिया। उसके मोटे होठों से भद्दी अश्लील गाली आधी ही निकली थी कि आरती की कुमुक ने उसे घेर कर जकड़ लिया। आरती को प्रशस्ति तो प्रचुर मिली ही थी, साथ ही उसके अनुपम शौर्य प्रदर्शन ने उसे उसी दिन से पुरुष सहकर्मियों की बिरादरी में बिना किसी रोक टोक के प्रवेश की अनुमति दे दी थी। उसकी स्वयं की महिमा के साथ साथ फिर निरंतर उसके पद की गरिमा भी बढ़ती ही चली गई थी। कुछ अंशों में आरती की योग्यता को उसके सुखी दाम्पत्य जीवन ने ही घीस मांझ कर और भी परिष्कृत कर दिया था। उसके निकटतम मित्रों को भी कभी कभी आश्चर्य होता कि एकदम ही अनमोल जोड़ी होने पर भी दोनों में स्वाभाविक खटपट तो दूर, सामान्य सी बहस भी कभी नहीं होती थी। लगता था दोनों ने ही बड़ी समझदारी से कुछ ऐसा समझौता कर लिया था कि उनके जीवन में एक दर्शनीय मशीनी तत्परता आ गई थी। दिन भर दोनों समानांतर रेखाओं से विलग रहते और संध्या होते ही वे दोनों रेखाएं एक दूसरे का अस्तित्व मिटा एकाकार हो जाती। न दोनों के स्वभाव में कोई साम्य था, न चेहरे मोहरे और शरीर की बनावट में ही। आरती हृष्ट पुष्ट ऊंची महिला थी। उसके मद आक्रांत प्रोडक्टों ने समय से कुछ पूर्व ही किसी बिन बुलाए अवांछित अतिथि की भांति टपककर उसके यौवन को दुस्साहस से पीछे ढकेल दिया था। जीवन के 33 वसंतों में ही कनपटी के बालों से सफेदी झांकने लगी थी। सचिवालय के कठिन कार्यभार ने चेहरे को सिकोड़ दिया था। पुरुषों के निरंतर साहचर्य से उठने बैठने हंसने बोलने में पुरुष उचित गरिमा आ गई थी। अराल अंगुलियों को यत्न से किया गया मैनिक्योर भी अब नहीं संवार पाता था। दिन भर कलम पकड़ने से उंगलियों में गांठें उभर आई थी। फिर भी उसकी सज्जा, वाणी, हंसी में कहीं भी शैथिल्य नहीं रहता। वहीं पर उसके पति राम भजन सक्सेना के नाम में ही किसी अर्दलीके से नाम की खनक नहीं थी। पूरे व्यक्तित्व में ही सदैव किसी दीवार के ढह पड़ने का सा खतरा बना रहता। आरती प्राण आंतक चेष्टा से ही अपने उस निपट गंवार पति को
एक सुसंस्कृत नागरिक बना पाई थी। पितृगृह की समृद्धि में पालित आरती ब्याह कर ससुराल आई तो उसका यही सुदर्शन सहचर मुंह में दतोन दबा लोटा लेकर दिशा जंगल जाया करता था। नाम का तो ग्रेजुएट था, किंतु सभ्य शिष्टाचार की वर्णमाला से उसका सामान्य सा भी परिचय नहीं था। अंग्रेजी बोलना तो दूर, पढ़ने में भी वह बुरी तरह हकलाता था। उसी देहाती भजन का कायाकल्प कर दिया था आरती ने। शरीर अभी भी कृश था, किंतु उसकी वही कृशता उसके सुकुमार चेहरे को और भी कमनीय बना देती थी। वह ऐसा चेहरा था जिसे कभी पारसी थिएटर कंपनियां सजा धजा कर नारी रूप में अवतरित कर लाखों दर्शकों के हृदय विजित किया करती थी। आरती के लिए वह भोलापति एक मोहक शिशु सा ही था, जिसे तरह तरह के उपहारों से लाद कर भी उसे कभी पूर्ण संतोष नहीं होता था, और वह भी पत्नी प्रदत्त प्रत्येक अलभ्य दामी उपहार के हाथ में आते ही अबोध शिशु सा ही किलक उठता। कहीं भी कोई अच्छा कपड़ा देखती आरती चट से भजन के लिए खरीद लेती। चेक की न जाने किन किन संकरी गलियों में घूम वह उसके लिए चिकन के जालीदार कुर्ते बनवाती, कहीं से कार चोबे के नागरा बनवा लाती और कहीं से कोल्हापुरी चप्पलें। पत्नी की कलात्मक सुरुचि बेजोड़ थी और उसी का संस्पर्श उसके मोम की डली से पति को भी लग गया था। कॉन्वेंट शिक्षिता आरती की त्रुटिहीन उच्चारण ही भजन की जीव्या पर नहीं उतरा। उसके अदब, कायदे, नम्रता, शिष्टाचार की छाया भी उसे निरंतर अपने आरक्षण में घेरे साथ साथ चलने लगी थी। आरती की दृष्टि में उसके पति का सबसे बड़ा आकर्षण था नारी मात्र के प्रति उसकी उदासीनता। उसकी मित्र पत्नियां मिलने वालियों में एक से एक आकर्षक मुखरा चपला उर्वशियां थी, किंतु मजाल थी कि कभी भजन उनसे हंसी चुहल तो कर ले। नारी रूप की प्रेरणा शक्ति उसके भोले महादेव का कभी स्पर्श भी नहीं कर पाती थी। उसका संसार, उसका प्रणय निवेदन केवल अपनी रौबदार पत्नी तक ही सीमित था। वही उसकी एकमात्र उपास्य थी और वह उसका एकमात्र उपासक। जब तक सास जीवित रही, आरती की त्रुटिहीन सेवा के बावजूद उससे असंतुष्ट ही रही। हम तो उसे दिन जान गई थी जब बचुआ उन्हें ब्याह के लाए थे। अजी कुछ जनानी लकार हों तो गोद भी भरे। वैसे बचुआ उसे अपने मन से ब्याह कर नहीं लाए थे, उनके दूरदर्शी पिता ने ही उन्हें वह उपहार भेंट किया था। आकंठ कर्ज में डूबे मुंशी जी का वह अकर्मण्य मंदबुद्धि पुत्र कई असफलताओं के पश्चात ग्रेजुएट बन पाया था। फिर पिता के ही एक मित्र ने उसके लिए वनस्पति घी फैक्ट्री में एक छोटी मोटी नौकरी भी ढूंढ दी थी। जब कर्जदारों ने मुंशी जी के द्वार खटखटाकर कुंडी का लगभग उन्मूलन ही कर दिया था और गिरवी पड़े मकान की कुर्सी का भय उन्हें बुरी तरह त्रस्त कर रहा था, तभी ये रिश्ता आया था। पहले तो वो चौंके, फिर उनका विवेक जागृत हो गया। रिश्ता उन्हें मंजूर था, पर तगड़े तिलक के अतिरिक्त अपने सुदर्शन पुत्र की अंतिम नीलामी बोली में वो चाहते थे कि समधी उनका पूरा कर्ज उतार बंधक पड़ा पुश्तैनी मकान भी छुड़वा दे। आरती के पिता अवकाश प्राप्त जिलाधीश थे, किंतु अवकाश प्राप्ति पूर्व नौकरी ने उन्हें जिन जिन जिलों का सम्राट बनाया, वहां वहां से उन्होंने महमूद गजनवी की सी हृदयहीनता से लूटपाट यथेष्ट समृद्धि बटोरी थी। फिर आरती उनकी एकमात्र संतान थी। ये विधाता का सरासर अन्याय था कि पुत्री के चेहरे को वो सामान्य सा लावण्य भी नहीं प्रदान कर सके, नहीं तो आज पढ़ी लिखी पुत्री को उन्हें ऐसे बहाना पड़ता। सुदर्शन जामाता के कमनीय चेहरे पर रीझ कर ही उन्होंने ये रिश्ता भेजा था। बुढ़ा डायबिटिक था और बुढ़िया को दिल का पुराना रोग था। आखिर सास ससुर कितने दिन जिएंगे? ईश्वर ने चाहा तो कुछ ही दिनों में बेटी का मैदान साफ हो जाएगा और वे भजन को गृह जमाता बना अपने गृह का स्थायी सदस्य बना लेंगे। किंतु जब उनकी काल्पनिक योजना साकार हुई तो उनके भजन को स्थायी सदस्य बनाने के सपने मिट्टी में मिल गए। माता पिता को एक साथ ही ट्रेन दुर्घटना में खोकर आरती विकसित सी हो गई थी, किंतु कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी उसने आज तक कभी हार नहीं मानी थी। ससुराल का बेढंगा मकान बेच उसने पिता की कोठी को किराए पर उठा दिया। फिर पति की नाम मात्र की नौकरी छुड़वा उसे साथ लेकर वह अपनी नौकरी संभालने चल दी। भजन का वास्तविक कायाकल्प उसके इसी निरंकुश राज्यकाल से आरंभ हुआ था। उसकी अप्रीतम खिसियाई हंसी को बरबस
धारण कराए गए मौन व्रत ने मिटा दिया। अकारण ही गुनगुनाहट और बीच में कंधे उचकाने के बद अभ्यास को भी रौबदार पत्नी की कनखियों की मार ने सदा के लिए मुक्ति दिला दी। यही नहीं, रात रात पढ़ाकर आरती ने उसे न जाने कब एमए की परीक्षा भी ठील ठाल उत्तीर्ण करा दी। फिर तो अपनी मित्र मंडली में वह अपने पति का परिचय पठन पाठन प्रेमी विद्वानों के रूप में देने लगी। इन्हें क्या कभी अपनी रिसर्च से फुर्सत मिलती है? जब देखो तब मोटी मोटी किताबें लिए किसी कोने में बैठे रहते हैं। वास्तविकता एकदम उसके कथन के विपरीत होती। बेचारा भजन कोने में स्वेच्छा से नहीं बैठता था, उसे बैठा दिया जाता था, जिससे आरती की बोधी गोष्ठी के बीच वह कहीं अपना कोई सस्ता सा चुटकुला न सुना बैठे। एक दो बार वह आरती को उसके मित्रों के सम्मुख ऐसे चुटकुले सुनाकर बुरी तरह अपदस्थ कर चुका था। आरती एक लोकप्रिय वरिष्ठ अफसर थी। आए दिन उसके यहाँ गोष्ठी जमती। उसकी मौलिक परिहास प्रियता, आनंदी स्वभाव, उदार मेजबानी उसकी गोष्ठियों को और भी मधुर बना देता। उसके दिए गए सहभोजों की शहर में विशेष ख्याति थी। जब भी उसके यहाँ पार्टी होती वह रुपया पानी की भांति बहा देती। भजन ऐसे अवसरों पर अपनी पूरी सामर्थ्य से जुट जाता। न जाने किन किन मंडियों में घूम घूम कर पसेरियों में सब्जी खरीदता। फिर स्वस्थ बकरे की एक एक रान की जांच परख कर बोटियां कटवाता। यहाँ तक कि मसाले पीसने में भी उसे नौकर पर विश्वास नहीं होता। आरती दफ्तर से लौटती तो देखती कच्चा बनियान पहने वह सिलबट्टे से जूझता पसीना पसीना हो रहा है। भजन, दिस इज टू मच। तुम इन हरामखोर पड़ोसियों को नहीं जानते, कहीं जान गए तो मेरी ही बदनामी करेंगे, वह कहती। किसी क्या पता कि हमने मसाले पीसे हैं। वह बड़े भोलेपन से हंसकर फिर मसाला पीसने लगता। बहादुर ने तो देख लिया है, घर का भेदी हर नौकर विभीषण होता है। भजन, किसी ने कभी फुसलाया तो चट से उगल आएगा कि मेम साहब से मसाले भी पिसवाती हैं। कभी कभी आरती रुआसी हो जाती, पर भजन को किसी के कहने सुनने की चिंता नहीं रहती। जब आरती ड्राइंग रूम की और अपनी सज्जा में व्यस्त रहती, वह रायते के लिए दही मत रहा होता। घर का नेपाली नौकर बहादुर ही उसका एकमात्र मित्र था। उसे भी ये मसाला पीसने वाला मेम साहब के ब्लाउज पेटीकोट में इस्त्री करने वाला साहब बहुत पसंद था। न उसे कभी डांटता न डपटता। आरती को कभी कभी मीटिंग से लौटने में देर हो जाती तो देखती स्वामी और भृत्य दोनों परम आनंद से रेडियो लगाकर फिल्मी गाने सुन रहे हैं। कितनी भाग्यवान हो तुम आरती, उसकी मित्र सीमा चक्रवर्ती कहती थी। तुम्हारे पति की जगह कहीं मेरा हरिंदर होता तो ऐसी दावत के बाद मेरी खैर नहीं रहती। तुम तो जानती ही हो वह एलाइड में है और मैं आईएएस हूँ। इस कॉम्प्लेक्स से वह कभी मुक्त नहीं हो पाता। कई दावतें ऐसी होती हैं जहाँ केवल मुझे ही निमंत्रित किया जाता है। बस फिर यह समझ लो कि पूरा महीना वह दावत मेरे सिर से निकलती रहती है। आरती गर्व से मुस्कुरा देती, किंतु सहसा एक ही रात में वह उसकी सहज स्वाभाविक गर्वोन्मत्त मुस्कुराहट सूखे अधरों पर ही सूखकर विलुप्त हो गई थी। आज पहली बार जीवन उद्धति की उन्नत आनंदी तरंगों के बीच एक अदृश्य चट्टान की भयावह उपस्थिति उसे त्रस्त कर गई थी। कुछ ही क्षणों में उसका जीवन पोत उससे टकराकर चूर चूर हो जाएगा। दिन भर की क्लांति के पश्चात कभी कभी जब भजन अपने लचीले प्रणय निवेदन के साथ डरते डरते उसे बाहों में खींचने की चेष्टा करता तो वह इस बुरी तरह से डपट देती कि बेचारा सहमकर पत्थर बन जाता। आज उन्हीं बाहों के विस्तृत घेरों में स्वयं ही सिमटकर खो जाने को उसका आतरंत हृदय व्याकुल हो रहा था। विवाह से पूर्व डाइटिंग के चक्कर में जब वह ग्रास पर खाना खाकर ही उठ जाती थी तो उसकी माँ उसे टोकती थी, बेटी ऐसे ही खाना कम करोगी तो एक दिन आंतें सिकुड़ जाएंगी और भूख एकदम ही मर जाएगी। यही शायद भजन की अभूख का कारण भी था। उस शुदा आतुर भिक्षुक को उसने ही तो तीव्र भत्सना से न जाने कितनी बार द्वार से भूखा ही लौटा दिया था। पर तब वह क्या जानती थी कि उसके शिशु से सरल पति को उस मायावी गुरु का चक्कर बांध रहा है। कुछ महीनों से वह पति की विचित्र गतिविधि को देख शंकित अवश्य हुई थी, पर फिर अफसरों का शत्रु मार्च का महीना सिर पर चढ़ आया था। न जाने कितने बिल, कितनी फाइलें
और चिड़ियाघर के बंद पिंजरे में गुर्राते बब्बर शेर की सी गर्जना में उसके सचिव कलेजा बीच बीच में अलग ही धड़का रहे थे। क्या करती बेचारी, थकी मांदी आती और भजन से थोड़ा इधर उधर की बातें कर सो जाती। अचानक एक दिन आरती की नींद टूटी तो देखा पार्श के पलंग से भजन गायब है। उसने सोचा शायद बाथरूम गया है। वह फिर नींद में डूब गई। थोड़ी देर बाद अपने कद्दावर अल्सेशियन का भौंकना सुन वह चौंक कर उठ बैठी। पलंग अभी भी खाली था। जिस कोने की ओर मुंह किए जैकी भौंक रहा था उधर ही उसकी दृष्टि स्वयं मुड़ गई। न जाने कब से उसके पार्श्व से उतर भजन चटाई बिछा शीर्षासन की मुद्रा में मूर्ति हस्त्र उल्टा लटका था। उसकी स्तर देह काट सी तनी थी। सिर के बालों ने लंबोतरे चेहरे को पूरी तरह ढक लिया था। जैकी स्वामी की परिचित देहगन से भी आश्वस्त नहीं हो पा रहा था। चुप कर जैकी, आरती ने उसे चपटा। फिर अपनी झुंझलाहट को यथासाध्य संयत कर उसने उल्टे लटके भजन के कान के पास मुंह सटाकर पुकारा, भजन भजन डार्लिंग। पर भजन डार्लिंग ने तो जैसे परम पद पा लिया था। संसार में होकर भी वह संसार में नहीं था। आरती का साहसी कलेजा भी बुरी तरह धड़क उठा। दिल्ली, मसूरी, मद्रास वह अपनी सारी अप्सरी कवायद भूल बिसर कर रह गई। बड़ी देर बाद वह सीधा होकर बैठा तो आरती सहम कर स्वयं ही पीछे हट गई। ये तो उसका पति नहीं था। चेहरे पर की दिव्य मुस्कान, अर्धो उन्मित दृष्टि न जाने किस अदृश्य शांति के सागर में डुबकियां लगा रही थी। ये सब क्या कर रहे हो भजन? इतनी ठंड में नंगे बदन वह चिंता आतुर व्यग्र होकर पति को परबस पार्श्व में खींच लाई और कंबल उड़ा लिया। यू हैव अ वेरी वीक चेस्ट भजन। याद नहीं पिछली बार इन्हीं दिनों तुम्हें ब्रोंको निमोनिया हो गया था। इस बार कुछ हो गया तो मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगी। तुम्हें पता है ना, मुझे एक सेमिनार में नैनीताल जाना है। भजन ने कोई उत्तर नहीं दिया। बड़ी देर तक पति का हाथ मुट्ठी में कसकर दाबे दाबे ही आरती फिर गहरी नींद में डूब गई। जब उठी तो उसका पार्श्व पर्यंक फिर सूना था। उसने ड्रेसिंग गाउन डाला, सब कमरे देखे, बाथरूम देखा, फिर बहादुर की पेशी की। क्यों बहादुर साहब कहीं गए हैं क्या? जी, साहब तो आजकल रोज दोपहर में गुरुजी के पास जाता है। आज जल्दी चला गया। उसका चपटा चेहरा स्वामी की कीर्ति से उद्भासित हो और भी चपटा लगने लगा था। गुरुजी? कौन गुरुजी? नागा बाबा है हजूर। तन पर बस्तर नहीं। साहब हमको भी एक दिन ले गया था। कहता था बहादुर, हम भजनानंद बन गया तो तुमको भी साथ ले जाएगा। आरती को लगा वह बेहोश होकर उसी मूर्ख के सामने कहीं कोई दृश्य उपस्थित ना कर बैठे। ठीक है, तुम नाश्ता तैयार करो, साहब के आने पर ही मैं चाय पीऊंगी। और न जाने कब तक वह अवश कुर्सी में ही बैठी रही थी, जिसे उसने किसी जंगल भेड़िए की मान से छुड़ाए वुल्फ बॉय की भांति अपने बुद्धि नैपुण्य से सुसंस्कृत समाज का सम्मानित सदस्य बना लिया था। वह उसके किस अयत्न से प्रताड़ित होकर सहसा अनुशासन का बंधन तोड़ गया था। जब वह लौटा तो उसके नग्न तन पर देहाती लाल अंगोछे का हर्ष परिधान देख आरती का चेहरा तमतमा उठा। कहीं उसकी सुरुचिपूर्ण मित्रों की बिरादरी उसे देख लेती तो वह कहाँ मुंह छिपाती फिरती। किंतु उस अद्भुत अनुशासन प्रिय नारी को विधाता ने हाथ में आई शक्ति का दुरुपयोग करना नहीं सिखाया था। हृदय क्रोध की उतंग तरंगों से उद्वेलित होने पर भी वह जिव्या को संयम के अंकुश से साधने में समर्थ थी। वह जानती थी कि व्यर्थ ही चिल गुहार मचाकर वह अपने नौकर के इधर उधर बातें लगाने की प्रवृत्ति को ही आश्रय देगी। आज तक उसका विवाहकाश दाम्पत्य जीवन की कटुता से कभी मलान नहीं हुआ। आओ भजन, उसने अपने मधुर स्मित से अपने निगर गंड सहचर का आह्वान किया। मैं कब से चाय लेकर बैठी हूं। नित्य की भांति उस दिन भी आरती की मेज दर्पण से चमक रही थी। चांदी का टी सेट, 2 प्लेटों में 5 अंडे, कुरकुरे टोस्ट, पॉरेज और चांदी की तश्तरी में मेवे। कृपण पिता की अटूट धनराशि की आरती के नृत्य प्रति के भोजों में ऐसी ही तृतीय गति होती थी। तुम खा लो, बहादुर से कहो मेरे लिए 1 गिलास दूध ले आए।
मैं आज से अंडा नहीं खाऊंगा। स्वर की अस्वाभाविक दृढ़ता ने आरती के कलेजे में खंजर सा धांस दिया। ऐसा दुस्साहस जिसने इतने वर्षों से कभी धेला भी कमा कर नहीं दिया, वह आज कह रहा है कि यह नहीं खाएगा, वह नहीं खाएगा। उसके टुकड़ों पर पलने वाला देहाती लठ गंवार की ऐसी स्पर्धा, किसने उसके इस नम्र अश्व को ऐसा अबाध्य बना दिया कि वह लगाम मुंह में ही नहीं ले रहा था। फिर भी आरती बिना कुछ कहे चुपचाप नाश्ता करती रही। दूध पीकर वह बिना उससे कुछ बोले ही जाने लगा तो पल भर के लिए ठिठका। आरती, आज मैं रात तक लौटूंगा। स्वामी जी के यहाँ बनारस से उनके गुरु भाई आ रहे हैं, तुम खाना खा लेना। स्तब्ध आरती हाथ पर हाथ धरे बैठी ही रही थी। उसकी अफसरी विद्या वैभव व्यर्थ होकर उसे विद्रूप का अंगूठा दिखा रहे थे। वह फिर उस दिन भूखी ही दफ्तर चली गई थी। जीवन में पहली बार उसे अपनी निरीह विवशता पर दया आ रही थी। खटाखट मशीनी गति से फाइलों को निपटाने में आज तक उसकी अपूर्व ख्याति थी, किंतु आज मेज पर फाइलों का अंबार लगा था और उसकी शक्ति ही चूक गई थी। आज तक वह अपने अनुभवी पिता की ही सीख पर चलती आई थी। बेटी, फाइलों को हमेशा घोड़े समझकर ही खटाखट दौड़ाती रहना। बहुत दिनों तक अस्तबल में बंधा घोड़ा खुलने पर कभी कभी मालिक को भी गिरा देता है, पर आज उसकी कलम अचल होकर बार बार बितक रही थी। क्या वह स्वयं अपने इस दुर्भाग्य के लिए उत्तरदायिनी नहीं थी? अफसरी की अकड़ में तनी वह भूल गई थी कि वह एक पत्नी भी है। एक म्यान की दो तलवारें ही आज परस्पर टकरा गई थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह एक कुशल अफसर की ख्याति का सर्वोच्च सम्मान पा चुकी थी। कैसे कैसे खूंखार नरव्याघ्र से, सचिवों से उसने आज तक डट कर ही मोर्चा लिया था। विधानसभा के प्रश्न हो या शासन संबंधी कोई नया सुझाव, बिना उसकी सम्मति के आज तक उसके किसी भी सचिव ने कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया था। हाथ में कलम थामते ही उसका कुत्सित चेहरा एक अनोखी आभा से उद्भासित हो उठता। उलझी से उलझी फाइल के झाड़ झंकार को भी वह कलम से ऐसे उखाड़कर सुलझा देती कि लगता कोई अनुभव कुशल माली जंगल बनी बंजर भूमि को खुरपी से गोड़कर सुगढ़ बना गया है। वास्तव में उस नारी की सृष्टि विधाता ने दफ्तर की कुर्सी के लिए ही की थी। उसकी गोदी के लिए यदि शिशु किलकता भी तो वह किलक कभी स्वाभाविक नहीं लग सकती थी। दिन भर की थकी मांदी घर लौटती तो भजन उसका हंसकर स्वागत करने द्वार पर खड़ा रहता। संदेह होते ही वह उसे बगल में बिठाकर अपनी मित्र मंडली से मिलने पहुंच जाती। वहां कभी कभी भजन के निरीह पौरुष को लेकर उसके मित्र परिहास की चुटकियां भी लेते, किंतु स्वयं आरती के शब्दों में उसका बौद्धिक पति उनसे तुझ हास परिहास में कभी भाग नहीं ले सकता था। इसी से बेचारे के हाथ में जबरदस्ती किसी जटिल पुस्तक का गरिष्ठ चिखोना ठूस उसे अलग बिठा दिया गया था। आज उसने अपने निरीह पति की अनुशासनहीनता उसे डंक देने लगी थी। फिर उसके नाजुक चेहरे भोली हंसी से भी अधिक आकर्षक थी उसकी निस्वार्थ सेवा भावना। पूरी गृहस्थी का बार स्वेच्छा से ढोने के दास्य भाव की वह इतनी आदी हो चुकी थी कि उसके बिना उसके जीवन का एक एक पल व्यर्थ हो उठा था। एक दिन जब वह दफ्तर से लौटी तो भजन घर पर नहीं था। संकोचवश वह बहादुर से कुछ नहीं पूछ पाई, पर जब रात तक भी वह नहीं लौटा तब वह शंकित होने लगी। बहादुर से कुछ पूछती भी कैसे? यह उसके लिए कितनी लज्जा की बात होगी कि घर के नौकर से वह ये पूछे कि साहब कहाँ गए हैं। और कोई साहब होता तो शायद पत्नी को पूछने में संकोच नहीं होता, किंतु बहादुर तो जानता था कि उसके साहब की दिनचर्या की एक एक पल घटिका भी मेम साहब के आंचल की गांठ में अब तक बंधी रही है। वह उदास बैठी चाय पी रही थी कि सिर झुकाए बहादुर स्वयं ही आकर उसके सामने खड़ा हो गया। मेम साहब, उसने कांपते कंठ से उसे संबोधित कर फिर अपना सिर झुका लिया। क्या बात है? स्वर में अभी भी अनुशासन की कड़क थी। साहब चला गया मेम साहब, अब कभी नहीं आएगा। क्या? उत्तेजित होकर आरती कुर्सी से उठ गई थी। हाँ मेम साहब, साहब को गुरुजी ने दीक्षा दे दिया है। आज हमसे बोला, बहादुर अब हम जा रहा है, कभी नहीं लौटेगा। भजन के इस दुसाहसी पलायन ने आरती की चेतना ही हर ली थी। न जाने कब तक वह मूर्ति सी अडिग उसी कुर्सी पर बैठी रही थी। मेम साहब, बहादुर के सहमे स्वर ने उसे एक बार फिर चौंका दिया। क्या है बहादुर?
उसने अपने उद्वेलित हृदय की उमड़ती तरंगों को अपने संयत कठोर स्वर से दबा दिया। मेम साहब, घर से तार आया है, माँ बहुत बीमार है, आज की गाड़ी से ही जाना होगा। ठीक है, तुम जा सकते हो। बहादुर आश्चर्य से अपनी उस सन की मालकिन को देखता ही रह गया था। पहले क्या कभी उसने एक दिन की भी छुट्टी ऐसे दे दी थी? छुट्टी का नाम लेते ही वह तो भड़क उठती थी, किंतु आज वह बहादुर की छुट्टी के समाचार से प्रसन्न ही हुई थी। वही तो भजन के पलायन का एकमात्र साक्षी था। वह चला गया तो अपने दुर्भाग्य प्रकरण को अपने ही तक सीमित रख सकती थी। भाड़ में जाए भजन। गोबर का कीड़ा गोबर में सड़कर मरना चाहे तो दोष उसका नहीं था। अपने एकांत को उसे अब अपनी बहुचर्चित गरिमा के साथ ही स्वीकार करना होगा। बहादुर को घर भेज वह दफ्तर चली गई। जब लौटी तब सूना घर उसे एक बार फिर काट खाने को दौड़ा। नहीं, ऐसे हथियार डालकर काम नहीं चलेगा। उसे एक और अवसर अपने उस मूर्ख अकर्मण्य पति को देना ही होगा। डूबती मुंडी को बाल पकड़कर एक बार खींच कर देखेगी और फिर यदि वह डूबना चाहे तो डूबे। सारी रात वह बेचैन करवटें बदलती रही। फिर पांव फटने से पहले ही वह नहा धोकर तैयार हो गई। पति के निठल्ले गुरु का पता लगाने में उसे कोई कठिनाई नहीं हो सकती थी। शहर से दूर जिस अरण्य में उस रमते जोगी का आश्रम था, उसका पूरा नक्शा वह बहादुर से पूछ-पाछ कर अपनी डायरी में उतार चुकी थी। पड़ोस के फ्लैटों की पूरी कतार जब गहरी नींद में डूबी थी, आरती सक्सेना अपने फ्लैट में ताला लगा कार निकालकर अकेली ही अपने मूर्ख पति को ढूंढने निकल पड़ी। किंतु दुर्भाग्य उसके साथ शायद कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। लोहे लकड़ से भरे एक ट्रक की टक्कर के पश्चात उसे चालक की भद्दी गाली और उड़ती जटिल दाढ़ी की ही झलक दिखी। फिर ललाट से बहती अपनी ही रक्तधारा को देख वह चीख मारकर बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो वह अस्पताल में थी। उसके असंख्य मित्रों की चिंता आतुर दृष्टि उसे सहसा फिर दुर्बल बना गई। वह जीवित रह गई, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता था। निश्चय ही उसके अंतरंग मित्र भजन को ढूंढते रहे होंगे। क्या कहेगी अब वह उनसे? पत्नी की ऐसी दुख भरी अवस्था में उसे खबर करने के लिए उससे पता मांगेंगे तो क्या वह उन्हें उस अरण्य का पता दे पाएगी? क्लांत अवसन पलकों को उसने अकारण ही मूंद लिया। चोट उतनी गहरी नहीं थी। ललाट पर सामान्य सा घाव था। बाएं पैर की हड्डी में छोटी सी दरार आ गई थी। ये सचमुच ही देवी कृपा थी कि उस जहाज से विशाल ट्रक की टक्कर भी न उसकी नाजुक कार का बाल बांका कर पाई थी, न स्वयं उसका ही। उसके मित्रों ने ही कार की मरम्मत करा दी और 15 दिनों में वह स्वस्थ होकर घर लौट आई। इसी बीच मित्र उससे बार बार भजन का पता पूछते रहते। एक पत्र तो उन्हें लिखना ही चाहिए। तार आप भले ही ना दें, आप पर इतनी बड़ी विपत्ति आई है। न नौकर है न कोई आदमी है। हमारा भी तो कुछ कर्तव्य है। भजन आएगा तो क्या कहेगा? नहीं नहीं, आरती बड़े ही चातुर्य से उन्हें समझा बुझाकर शांत कर देती। आप लोग भजन को नहीं जानते। एक तो न्यूमेट्रिक हार्ट का मरीज रह चुका है। मुझे कभी छींक भी आ जाती थी तो पगला जाता था। इतने दिनों बाद तो बेचारे को एकांत अध्ययन का अवसर जुटा है। मैं उसका पता नहीं दे सकती। और फिर अब तो मैं एकदम ठीक हूँ। कभी कभी उसका अद्भुत अभिनय स्वयं उसे ही अभिभूत कर देता। कौन कह सकता था कि 1 महीने से उसकी एक एक निद्राहीन रात्रि शून्य वातावरण में सिसकते ही गुजर गई है। उसकी भूख, प्यास, नींद सब कुछ उसका नवीन सन्यासी अपने साथ ही हर ले गया था। दिन तो दफ्तर में कट जाता। संध्या को वह द्वार बंद कर भजन के एक एक कपड़े को घंटों सहलाती, सूंघती, सिसकती रहती। मित्रों को वह कब तक अपनी व्यर्थ कैफियत से फुसला सकती थी। एक दिन आधी रात को उसने अपना निर्णय ले ही लिया। एक प्रयास को तो विधाता ने व्यर्थ कर दिया था। अब वह एक बार अपने दुर्भाग्य से फिर जूझेगी। जीवन में आज तक उसने क्या कभी हार मानी थी? रात भर बैठकर उसने पति के गुरु से अपने वार्तालाप की भूमिका तैयार की। क्या क्या कहना होगा, कैसे कहना होगा, सब कुछ उसने अपनी डायरी में नोट किया। और जब दफ्तर जाने लगी तो पति संधान के लिए निकाली गई अपनी साड़ी भी मैचिंग ब्लाउज पर्स के साथ पलंग पर सजा गई। एक जरूरी मीटिंग के चक्रव्यूह से जब वह निकली तो संध्या हो गई थी। घर लौट स्वयं चाय बनाने, मुंह हाथ धोने में प्रगल्भा संध्या और प्रगाढ़ हो गई थी। तेजी में कार ड्राइव करने पर भी गंतव्य स्थान तक पहुंचने में उसे
45 मिनट लग गए थे। गाड़ी उस गहन अरण्य में जा नहीं सकती थी। पास ही अरहर के खेत के साए में गाड़ी लॉक कर वह उतरी तो कलेजा धड़क रहा था। क्या पता भजन के गुरु अपने शिष्य के साथ डेरा डंडा उखाड़ किसी और अरण्य में चले गए हों। जोगी और सांप का क्या कोई घर होता है। वह हमेशा अपनी टॉर्च साथ रखती थी, किंतु उस दिन पहली बार मानसिक अशांति ने उसे ऐसा विभ्रांत कर दिया था कि वह टॉर्च साथ रखना भी भूल गई थी। बड़े बड़े काशकुच बार बार उसे उलझा रहे थे। उधर एक कंटीली झाड़ी बौराए कुत्ते सी उसकी साड़ी की सुनहरी जरी में उलझ गई। उसे छुड़ाने लगी तो गोखरू कांटों का गुच्छा पूरी हथेली की खाल उधेड़कर रह गया। विवशता और खीज के आंसू उसकी आंखों में छलक आए। आज भजन ऐसी मूर्खता नहीं करता और इस भंड स्वामी के चक्कर में नहीं पड़ता तो प्रदेश की वह वरिष्ठ अफसर उन अभागे जंगली कांटों में ऐसे उलझती। हाथ के कांटे निकाल वह फिर आगे बढ़ी। दूर दूर तक फैले गहन अंधकार के निसीम शून्य सागर के बीच वह तुच्छ तरुणी सी ही डगमगाती खड़ी थी कि बड़ी दूर टिमटिमाती एक बत्ती के क्षीण आलोक ने उसे आश्वस्त किया। निश्चय ही यह उस मूर्ख के आश्रम की बत्ती होगी। उसका अनुमान ठीक ही था। एक लंबी संकरी निष्पत्र यूकलिप्टस वृक्षों की परिधि पार कर वह आश्रम के द्वार तक पहुंची और ठिठक कर खड़ी रह गई। अश्वत्थ के मोटे तने के पीछे दुबकने में उसने फिर विलंब नहीं किया। इतने दिनों बाद उस प्राण प्रिय चेहरे को अचानक देख वह क्षण भर को अपना मानसिक संतुलन ही जैसे खो बैठी थी। फूस की छाई झोपड़ी के गोबर से लिपे प्रांगण में धधकती धूनी की रक्तिम लपटों में ताम्रवर्णी बने उस चेहरे को एकदम ही अपरिचित बना दिया था। एक ही महीने में उस सुदर्शन चेहरे की कैसी गत बन गई थी। जिन बालों को वह स्वयं शहर के सबसे महंगे सैलून में जाकर अपने निर्देशन में कटवाती छटवाती थी, उनकी रूखी लटों पर राख उड़ रही थी। शरीर पर कपड़े का चिथड़ा भी नहीं था। हाथ में पकड़ी चिलम के संकीर्ण मुख में वह धूनी से अंगारे रखता फूंकता जा रहा था। नग्न ओघड़ शरीर पर ही नहीं, सुचिकन कपोलों पर भी राख की मोटी तय थी। देख रहा है बेटा केवलानंद, महीना भर हो गया, पर ये रहा बोडम का बोडम। अभी तक सप्तमी का दम लगाना भी नहीं सीख पाया। पहला कश खींचते ही ससुरा खांसते खांसते औधिया जाता है। लौंडिया है रे क्या? ही। गुरु की उस विभत्स अश्लील हंसी को सुनते ही आरती भय से ठंडी पड़ गई। बाप रे बाप, जैसी भयंकर हंसी थी वैसा ही भयानक चेहरा भी। नग्न दिगंबर, सारे बदन में राख का प्रलेप, ऊंची उठी उलझी जटाओं के उतंग उभार को फिर गुरु ने बम बम कर खोल लंबी लटों की यवनिका अपने नग्न स्कंदों पर बिखेर दी। भजन के हाथ से चिलम छीन वह फिर अपनी लाल अंगारे सी आंखें ललाट पर चढ़ा जोर जोर से कश खींचने लगा। ले रे भजनंद, ऐसे कश खींच, समझा? अनेक दुर्वर्ष सचिवों से मोर्चा लेने वाली अपनी अद्भुत प्रतिभा से पुरुष सहकर्मियों को सदैव पराजित करने वाली अपराजिता आरती गुरु की गर्जना सुन जिस पीपल के नीचे खड़ी थी उसी के निरे पत्ते से ठक ठक कांपने लगी। रामदासी, गुरु ने हाक लगाई, बाहर आ और इस छोकरे को जरा चिलम पीना सिखा। आए हैं ससुर वैरागी बनने, कलेजा है पिद्दी का। रामदासी आकर भजन के पीछे हंसती खड़ी हो गई। गेरवा ऊंची बंदी धोती का फेंटा उसके सुडोल वक्षस्थल का महा औदार्य से प्रदर्शन करता उसकी भव्य गिरवा से लिपटा था। वन्य मृगी के से चपल आयात नयनों से परिहास की असंख्य किरणें फूट रही थी। उन्नत नासिका के नीचे होठों की गड्डन ही शायद ऐसी थी कि लगता था निरंतर किसी का उपहास करते उसे अपदस्थ कर रही हो। नाम मात्र को धारण किए गए संक्षिप्त परिधान के लिए उस श्यामल चेहरे पर किसी भी प्रकार का अप्रतिभ भाव नहीं था। सहज सिद्ध अधिकार से उसने फिर वही बंद अंधेरों की रहस्यमयी मुस्कान के साथ गुरु के हाथों से चिलम ली और बड़े ही स्वाभाविक अंतरंगा से भजन के पास बैठकर उसे चिलम पकड़ना सिखाने लगी। उस रस सिक्त शिक्षा के बीच फिर उस गुरु के उस दूसरे संड मुसंड नंग धड़ंग चेले केवलानंद ने क्या कहा वह सुन नहीं पाई, पर लावण्यमयी रामदासी वैरागों की नींव में ढहाती चिलम सहित भजन के कंधों पर लुढ़क गई। आरती का आहत नारित्व सहसा चोट खाई नागिन सा ही फन उठाकर फुफकार उठा।
वह तेजी से बढ़ती धूनी की रक्तिम धूम्र रेखा को चीरती बिना किसी और देखे भजन के सामने तनकर खड़ी हो गई। भजन चलो घर। उसे आज भी अपने अनुशासन पर दृढ़ विश्वास था। एक बार आंखें चार होने पर भजन अब भी उसके आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता था, पर पति के गांजे के दम से आरक्त दृष्टि धूनी की धूम्र रेखा पर ही निबद्ध थी। उसने एक बार भी आंखें उठाकर आरती की ओर नहीं देखा। चिलम एक जलती लकड़ी से टिका। वह एक लंबे चिमटे से आग को अकारणी ऐसे उभारने लगा जैसे पास खड़ी जीवन सहचरी को उसने देखा ही ना हो। भजन घर चलो। इस बार के अस्फुट आर्त स्वर में केवल समर्पण था, अनुशासन नहीं। घर। भजन का कंठस्वर भी गांजे के दम ने बदल दिया था। उसमें अब कोमलता नहीं, तीव्र षड्स की तीखी खनक थी। मेरा कोई घर नहीं। हा हा हा। आरती का चेहरा सफेद पड़ गया था। क्या कहते हो भजन, तुम्हारा कोई घर नहीं? इस बार शोकाकुल आरती की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। उसे अपनी विवशता इतनी असह्य कभी नहीं लगी थी। पहली बार उसे लगा कि उसके बाह्य आवरण के बीच, उसकी ऊंची नौकरी, उसकी प्रतिभा, उसकी ख्याति के बीच केवल पत्नी भाव की ही धारा निरंतर बहती रही थी। उसी धारा में उसके जीवन की सार्थकता थी, जिसे वह आज तक एक क्षीण धारा ही समझती रही थी। वह आज उसके विवेक, संयम, लज्जा, बाह्य आडंबर के रोड़े पत्थरों को ठेलती फूटकर बाहर निकल पड़ी थी। संसार का कोई भी समर्थ बांध अब उसके वेग को अवरुद्ध नहीं कर सकता था। उसी क्षण रामदासी चिलम उठाने झुकी। दूर से देखने पर वह जितनी आकर्षक लगी थी, निकटते से उसके प्रस्फुटित यौवन का आकर्षण आरती को उतना ही घातक लगा। निश्चय ही यही दुराचारिणी उसके निर्बुद्ध पति के विनिपात की मूल उत्सभूमि थी। क्रोध से आरती की नासिका का अग्रभाग फड़क उठा। तमतमाया चेहरा फिर कठोर हो गया। क्षण भर पूर्व क्या इसी मायावनी के पाश में बंधने भजन सिद्धार्थ बना अपने सुसज्जित वातानुकूलित भवन, सुशिक्षिता अफसर पत्नी के सुदीर्घ सुखद साहचर्य को भुला इस बीहड़ अरण्य में भटक गया था। उस अपरिचिता स्वयं व्रत सौत के प्रति उसे घृणा ही अधिक हुई थी, क्रोध कम। तुम यहाँ क्या करती हो? उसने उस रोबीले स्वर में पूछा जिसमें वह कभी कभी अपने चपरासी फराशों को सचिवालय की बेंचों पर ऊँघने के लिए डपटती थी। किंतु उस प्रश्न की कड़क पदम पत्र पर पड़े जल बिंदु की सी व्यर्थ ढलक गई। जिससे प्रश्न पूछा गया था उसकी निर्भीक दृष्टि में किसी को कुछ न समझने वाले दर्प की झलक ही उभर आई थी। आरती के प्रश्न का उत्तर दिए बिना ही वह अबाधी छोकरी चिलम की राख वहीं झाड़ती रही। इस बार आरती बौखलाकर पत्थर की मूर्ति से जड़ बैठे उस ओघड़ गुरु पर बरस पड़ी। तुम जैसे भंड स्वामियों को मैं खूब जानती हूँ। एक बार आजमगढ़ में ऐसे ही आश्रम में मैंने छापा मारकर सेरों अफीम बरामद की थी। जवान छोकरियों को अपने इस आश्रम में बटोर तुम कैसी दीक्षा दे रहे हो, इस छोकरी को देखते ही समझ गई हूँ। अब तक निर्लिप्त विरोध भाव से अडिग बैठी अवधूत की राख की ढकी पलकें सहसा खुल गई। दहकते अंगारे सी दृष्टि यदि जलाने की शक्ति होती तो आरती सक्सेना उसी क्षण भस्म होकर राख हो जाती। माई, क्रोधी गुरु की आंखें ललाट पर चढ़ गई। लंबा चिमटा उसने जोर जोर से जमीन पर ऐसे पटका जैसे क्रुद्ध अविवेकी भीड़ को डराने कोई पुलिस अधिकारी हवा में गोली चला रहा हो। जानती है तू किससे बातें कर रही है? हाँ हाँ जानती हूँ। उत्तेजित आरती बुरी तरह हाँफने लगी थी। एक ऐसे धूर्त चोटे से जो लोगों की सुखी गृहस्थी उजाड़ योग में नहीं भोग में लिप्त है। निकल जाए यहाँ से। भजन का गुरु अब अपनी पूरी विभत्स नग्नता का निर्जल प्रदर्शन करता चिमटे सहित खड़ा हो गया। किंतु तेजस्विनी निर्भीक आरती भी सिंगनी सी ही तनी खड़ी थी। ठीक है भजन, उसने नग्न गुरु की ओर दृष्टिपात किए बिना ही अपने पति को लक्ष्य कर अपना अंतिम अग्निबाण चलाया। तुम शायद भूल गए हो कि कानून की दृष्टि में तो तुम अभी भी मेरे पति हो। तुम्हें जाना ही है तो कायदे से कानून को संतुष्ट कर ही जा सकोगे, समझे? और उस क्रिया में तुम्हारे इस ढोंगी पाखंडी गुरु और तुम्हारी इस संगनी को किस आश्रम की हवा खानी होगी वह शायद मुझे बताना नहीं पड़ेगा। इतना कहकर वह फिर तेजी से पलटकर निकल गई थी। घर लौटते ही उसकी गौरव उक्ति उसे स्वयं ही व्यर्थ लगने लगी।
कानून की शरण में जाने का अर्थ था अपने गंदे कपड़ों की मलिन पोटली सबके सामने खोलना। काश वह माँ होती तो उसके जीवन की रिक्तता आज इतनी असह्य नहीं होती। विवाहित जीवन की अनेक स्मृतियों के दंश उसे सहसा पागल बना गए। विधाता उसे ये किन पूर्वकृत पापों का दंड दे गया था। एक बात वह खूब समझ गई थी, उसके भोले पति का प्रत्यावर्तन असंभव था, पर जैसे भी हो एक बार उसे एकांत में ही घेरना होगा। बहुत संभव था कि उसकी दी गई धमकी से त्रस्त हो गुरु महाराज रात ही रात में चेले चेलियों सहित कहीं चल दें। यही उधेड़बुन रात के 3 बजे आरती को फिर उसी अरण्य में खींच ले गई। नक्षत्र खचित व्योम के नीचे व्यर्थ अभिसारिका बनी खड़ी रही। कुटिया के मुंदे द्वार जब खुले तो वह एक पल को थरथराकर वहीं बैठ गई। ओह, वजन ही था। ये अलमस्त चाल, लंबे गोरे हाथ में लोटा और मुख में दातुन। वर्षों पूर्व के देहाती हनीमून की स्मृति एक बार फिर आरती को बोरा गई। जब वह नई नई ब्याह कर आई थी तो भजन ऐसे ही तो दिशा जंगल जाया करता था। आरती ने अपने को और भी पीछे दुबका दिया। भजन लोटा लिए उसी अलमस्त चाल से नदी की ओर बढ़ता गया। पीछे पीछे दबे पांव रखती जीवन सहचरी भी चली आ रही थी। यह उसने नहीं देखा। कार के पास पहुंचकर वह एक क्षण को ठिठक कर खड़ा रह गया। तभी आरती ने बिजली की तड़प से उसके हाथ से लोटा छीन दूर पटका और हाथ खींचकर उसे कार में बिठा हवा की गति से कार भगा दी। धन्यवाद।